अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ओसाइरिस रेक्स। अब ये नासा का एक स्पेस मिशन है जो कि एस्टेरॉयड बेनू को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है। अब पहली बात तो हम थोड़ा देख लेते हैं, एस्टेरॉयड बेनू है तो हम इसको देख लेते हैं पहले एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं। अब वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली, जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और ये प्लैनेट से छोटे होते हैं जनरली। ठीक है। अब तीन तरह के होते हैं एस्टेरॉइड्स। पहले तो कौन से होते हैं, मेन एस्टेरॉइड्स जो बेसिकली जो हम जिनके बारे में जानते हैं कि जो जिनको हमने पढ़ा भी है अपने स्कूल के टाइम पे भी हम पढ़ते थे जिनके बारे में, वो हैं एस्टेरॉइड्स जो कि मेन एस्टेरॉइड्स हैं, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में हमने कई बार फोटोज़ में देखा होगा कि वो बहुत ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में बहुत बड़ी एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वो है हमारे मेन एस्ट्रॉइड्स। तो पहले तो वो हैं, पहला हमारे टाइप के वो हैं। दूसरे हैं ट्रोजन्स। ट्रोजन्स कौन से होते हैं, जो एक बड़े प्लैनेट के अराउंड अपना ऑर्बिट उनका होता है, मतलब एक प्लैनेट के साथ अपना ऑर्बिट को शेयर करते हैं। तो वो होते हैं ट्रोजन्स। हमने नासा ने आज तक जुपिटर, नेपच्यून और मार्स के ट्रोजन्स भी ढूंढ लिए हैं, और 2011 में उन्होंने अर्थ का भी एक ऐसा ट्रोजन एस्ट्रॉयड ढूंढ लिया है। ठीक है। थर्ड कौन से होते हैं, नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, जो कि बहुत क्लोजली अर्थ के से पास से उनका ऑर्बिट गुजरता होता है इन एस्टेरॉइड्स का। ठीक है। इनको हम जो अर्थ के बिल्कुल पास से गुजरते हैं उनको अर्थ क्रॉसर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये ओसाइरिस रेक्स मिशन का क्या काम था, एक्चुअली क्या काम है, तो ये 2016 में लॉन्च किया गया है। अब ये एस्टेरॉयड बेनू के बिल्कुल पास पहुंच चुका है 2018 में, लेकिन अब ये उसकी ना स्पीड बिल्कुल उसकी स्पीड पे चलने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस पे से कुछ सैंपल्स ले सके जो कि वो वापस नासा को के लिए ले आए ताकि उसको स्टडी किया जा सके। ठीक है। अब ये बेनू एस्टेरॉयड कौन सा है, इसकी दो ये 200 मिलियन माइल्स ऑलमोस्ट अर्थ से दूर है यह बेनू एस्टेरॉयड, और इसको हमने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्लासीफाई किया है। अब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहले तो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स जो हमारा थर्ड टाइप के एस्टेरॉइड्स हैं, और दूसरा नियर अर्थ कॉमेट्स। तो ये नियर अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट मतलब एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, नियर अर्थ एस्टेरॉइड और नियर अर्थ कॉमेट्स आते हैं। तो ये हमारा जो बेनू एस्टेरॉयड है ये हमारा थर्ड टाइप का एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ के पास से गुजरने वाला है। ठीक है। तो और ये इसमें कुछ प्रोडिक्शन भी कर रहे हैं कि शायद ये नेक्स्ट सेंचुरी में अर्थ को हिट भी कर सकता है। ठीक है। अब आपको ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि कॉमेट क्या होता है, मेटेरॉइड क्या होता है, मेटेओर क्या होता है, मेटेरॉइड क्या होता है, और ये मतलब जितनी भी हैं। तो कॉमेट क्या होता है, बेसिकली आइस या रॉक या डस्ट का कुछ एक ऐसी बॉडी जो कि बहुत बड़ी है, सेवरल माइल्स इन डायमीटर है, और ये सन को ऑर्बिट कर रही है। ठीक है। और इसकी जो डेबरी निकलेगी ना, डेबरी मतलब जो उसका जो मलबा मलबा होगा जिसको हम कहते हैं, उससे बहुत सारे मीटियोरॉइड्स बनते हैं। जब ये टूटेगा कॉमेट, एक तरह से जब टूट जाएगा तो उसमें से मलबा निकलेगा। जब वो अर्थ की तरफ मूव होएगा तो उसको उससे वो उस या छोटे छोटे से जब वो टुकड़े हो जाएंगे उसके, जब वो अर्थ की तरफ मूव करेंगे तो वो मीटियोरॉइड्स बनते हैं। उससे वही मीटियोरॉइड्स अर्थ की तरफ मूव करते हैं, हमने कई बार देखा है। ठीक है। अब मीटियोरॉइड क्या होता है कि एक कॉमेट से भी बना हो सकता है, वो स्मॉल रॉकी या मेटल ऑब्जेक्ट, जो मेटल का भी हो सकता है वो, और वो एक कॉमेट या फिर एक एस्टेरॉयड का टूटा हुआ टुकड़ा है। ठीक है। जो कि अर्थ की तरफ मूव हो रहा होता है। ठीक है। छोटा भी हो सकता है वो, एक मतलब सैंड के बिल्कुल दाने की जितना भी हो सकता है, और एक बहुत बड़े बोल्डर की तरह भी हो सकता है, बहुत बड़े पत्थर की जितना भी हो सकता है। मीटियोर कौन सा होता है, जो कि अर्थ, यही मीटियोरॉइड जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया है लेकिन ख़त्म हो गया है, वेपोराइज हो गया है, वो अर्थ के सरफेस तक तो नहीं पहुंचा लेकिन एटमॉस्फेयर पे आ चुका था। ठीक है। तो वो होता है मीटियोर, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। कि आपको जब देखते हो ना ऐसे उस पर अपने आसमान में देखते हो तो आपको दिखता है कि वो लाइट सी आ रही है, एक वो लाइट सी आती रहती है लेकिन एक टाइम बाद गायब हो जाती है। वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचती, वो वेपोराइज ही हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो वो है मीटियोर। तो वो मीटियोर शावर आपको पता ही है वही होते हैं। कि मीटियोर शावर में क्या होता है कि आपको लाइट्स बहुत सुंदर सी दिखती हैं कि अर्थ में एंटर कर रही हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद
वेपोराइज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है वो लाइट्स, ठीक है। अब मीटियोरॉइड कौन सा होता है कि कई बार कोई ना कोई तो मीटियोरॉइड ऐसा है जो अर्थ के सरफेस तक भी आके गिरेगा, ठीक है। तो वो जो अर्थ के सरफेस तक आ जाता है उसको हम मीटियोरॉइड कहते हैं। एस्टेरॉइड हमने समझ ही लिया कि जो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं और या रॉक या फिर मेटल के बने होते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने बोला है कि हम जो डिफेंस में रिफॉर्म्स लाए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन बनाने के बाद, हमारा नेक्स्ट जो लॉजिकल हमारा रिफॉर्म है वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने का है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होती क्या है। पहला तो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आर्मी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी और नेवी भी होगी, या फिर आर्मी और एयरफोर्स भी हो सकती है, मतलब मोर देन वन हमारी जो आर्म्ड फोर्स है वो एक ऐसे जॉइंट एक तरह से उसकी एक कमांड होगी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की कमांड एक जॉइंट कमांडर, सीनियर मिलिट्री कमांडर के पास होगी। कि समझ लीजिए कि अभी चाइना के साथ हमारी नॉर्थ में वॉर हो जाती है, मतलब हमारी एलएसी पे वॉर हो जाती है, तो वहाँ पे एयरफोर्स का भी काम होगा, आर्मी का भी काम होगा और सरप्राइजिंगली वहाँ पर नेवी का भी काम होगा, ठीक है। वो तीनों की तीनों फोर्सेस एक जॉइंट कमांडर उस एरिया में, मतलब वो आर्मी से भी हो सकता है जॉइंट कमांडर, नेवी से भी हो सकता है और अ, हमारे एयरफोर्स से भी हो सकता है, तो उनकी कमांड में वो तीनों के तीनों फंक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, रादर दैन कि एयरफोर्स अपना अलग काम कर रही है, इंडियन आर्मी अपना अलग काम कर रही है और नेवी अपना अलग काम कर रही है। तो उससे बेटर क्या होता है कि तीनों इकट्ठे एक काम करें किसी एक सीनियर के अंडर में, ठीक है। तो और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि जो कि इकट्ठे सारे मिलिट्री के एसेट्स, मतलब आर्मी के भी, एयरफोर्स के भी और नेवी के तीनों के एसेट्स को जॉइंटली कंट्रोल करके अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, ठीक है। तो ये थिएटर कमांड का ऑब्जेक्टिव होता है, एक जॉइंट कमांड होती है ये। और ये क्या करता है, सारे के सारे रिसोर्सेज सारी फोर्सेस के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर के अंडर कर देता है उस एरिया के, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि वो किसी भी आर्म्ड फोर्स से हो सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि थिएटर कमांड अगर नॉर्थ में बनाई जाएगी तो उसमें एयरफोर्स के भी लोग होंगे, आर्मी के भी होंगे और नेवी के भी होंगे, ठीक है। और वो उसका उनका जो सीनियर सीनियर मिलिट्री कमांडर है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन आर्मी से ही हो सकता है, ठीक है। एट प्रेजेंट ऐसी एक ही कमांड है सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, जो कि तीनों जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एक सीनियर लेवल मिलिट्री कमांडर है। तो एक ही अभी तक हमारे इंडिया में ऐसी जॉइंट थिएटर कमांड मौजूद है, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। अब कारगिल रिव्यू कमेटी, शेख आतकर कमेटी, जितनी भी डिफेंस रिफॉर्म्स की कमेटी हैं, सब ने ये कहा है कि हमको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनानी चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे मिलिट्री के एसेट्स हैं वो सबसे इफेक्टिवली यूज़ होंगे किसी भी फॉर्म ऑफ वॉरफेयर में, ठीक है। रादर दैन ये तीनों अलग अलग अपना अलग अलग ऑपरेट करें, उससे बेटर है कि तीनों सिंक्रोनाइज तरीके से कोऑपरेट करके ऑपरेट करें और हमारी उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में हमारे आर्मी चीफ ने बोला है कि हम नेक्स्ट रिफॉर्म ये लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम जो जनरल कंसेंट दी हुई है हमने, सारी स्टेट्स ने दी होती है सीबीआई को, कि आप हमारे स्टेट में आके केसेस इंक्वायर कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो उन्होंने वापस ले ली है। तो अब क्या होगा कि सीबीआई को हर एक केस के लिए उनसे पूछना पड़ेगा कि हाँ क्या हम आके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये एक मतलब एक तरह से एक टसल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें सीबीआई जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन सफ़र होगी, ठीक है। अब पहला आप देख लो कि सीबीआई ना तीन तरह के यूनिट होते हैं, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन और स्पेशल क्राइम्स डिवीजन। अब एंटी करप्शन डिवीजन ना इन्वेस्टिगेट करता है जो करप्शन के केसेस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, पब्लिक सर्वेंट्स जो कि पीएसयूज में है और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स में कुछ करप्शन का इशू आया है जिसमें स्टेट ने सीबीआई को दे दिया इंक्वायरी, तो वो भी सीबीआई का जो करप्शन का जो इंक्वायरी करेगा जो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, वो भी एंटी करप्शन डिवीजन ही करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन कौन सा होता है,
जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी मार्केट ऑपरेशंस, पीएसयूज़ के अंदर करप्शन और बैंक्स के अंदर करप्शन जो होता है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, वो होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। अब थर्ड हमारा होता है स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, जो कि कैसे कौन से केसेस को हैंडल करता है जो थोड़े से अनकन्वेंशनल से केसेस हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योर जो आई एम सॉरी कन्वेंशनल से केसेस हैं जो, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी को जो हार्म कर रहे हैं, एस्पियोनाज के जो केसेस हैं, इंटेलिजेंस के जो दूसरी एजेंसीज इंडिया में ऑपरेट करती है उनको पकड़ना होता है, जैसे आईएसआई के लोगों को, उन पे कुछ अगर कोई केस है कि कैसे कैसे वो ऑपरेट कर रहे थे आईएसआई वाले, तो उनका पूरा रैकेट अगर पकड़ा गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ये स्पेशल क्राइम्स डिवीजन करेगा। और ये नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ऐसे ऐसे जितने भी, अब जो जैसे जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत एक्टर थे उनका केस भी ये स्पेशल क्राइम्स डिवीजन जो एस सी का है वही इंक्वायर कर रहा है, ठीक है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे क्या होगा कि सीबीआई के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम बढ़ जाएगा। कि पहले क्या था कि कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, सीबीआई चुपचाप आके अपना इंक्वायरी कर लेती थी, अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेती थी। अब हर केस के लिए उनको कंसेंट लेना पड़ेगा, तो सीबीआई का भी काम बढ़ जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी काम बढ़ जाता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी एक तरह से हर बार कंसेंट देना पड़ेगा, तो उनको भी एक तरह से टाइम ज़्यादा जाएगा, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। अब आज एग्जांपल जैसे दिया इसमें कि किसी सीबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ट्रैक कर लिया एक पैसा लेते हुए, ब्राइब लेते हुए, लेकिन अब उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि क्या हम रजिस्टर कर लें केस या नहीं। बट इस केस में सीबीआई क्या कह रही है कि कैलकट्टा हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि रमेश चंद्र सिंह और एंड अनदर वर्सेस सीबीआई के केस में, कि क्या कहा था कैलकट्टा हाई कोर्ट ने कि सीबीआई उन केसेस को जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय के ऊपर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उस स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस में, ठीक है। तो अब सीबीआई क्या कर रही है कि ये वाले जो जजमेंट है इसका सहारा लेके महाराष्ट्र में केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। अब ये नाग मिसाइल जो है ये न्यूज़ में आया है कि ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब बेसिकली ये नाग मिसाइल, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है हमारी 17 और अक्टूबर की, आई थिंक 18 अक्टूबर की वीडियो जो है, उसमें इसके बारे में डिस्कशन की थी हमने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। तो ये हम उस टाइम पर डिस्कस कर रहे थे जब मैंने आपको बताया था कि इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया। तो ये अब क्योंकि सारी जो यूज़र ट्रायल है जो वो कंप्लीट हो गई है, तो अब इसका नाम रखा गया नाग मिसाइल, ठीक है, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, इसका ये नाम रखा गया। अब ये डीआरडीओ ने बनाया है, फायर एंड फॉरगेट है, टॉप अटैक, ये सारा हमने उस टाइम वीडियो में पढ़ा था, हमने पीडीएफ में भी पढ़ा था, तो ये सारा वही है। इसको अब इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी, डिफेंस पीएसयू भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाएगा, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदाक में जो है वो इसको, जो इसका मिसाइल कैरियर है नामिका, वो बनाएगा, ठीक है। मिसाइल को कौन बनाएगा, बीडीएल, और जो इसका मिसाइल का कैरियर है उसको, नामिका को ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाएगी मेदाक वाली, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे कल। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, and please download this PDF from our Telegram channel.